जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and today we will discuss MCQs related to these topics in current affairs on September 12. Let's discuss the agenda for today. The first topic which we will discuss from both prelims and mains perspective is the notifiable diseases in India. नोटिफेबल डिजीजेज इन इंडिया. सो यहाँ हमें सबसे पहले क्या समझना है कि विच काइंड ऑफ डिजीजेज वी कॉल्ड एज द नोटिफेबल डिजीज. क्या नीड होती है, क्या कंसर्न होता है जिसके वजह से हम डिजीज नोटिफिकेशन का काम करते हैं. इंडिया में इनका क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, क्या नोटिफेबल डिजीज पूरे इंडिया में एक साथ यूनिफॉर्म होती हैं. मतलब किसी डिजीज को हमने आंध्र प्रदेश में अगर नोटिफेबल डिक्लेयर किया, इफ़ दैट इज़ नोटिफाइड इन आंध्र प्रदेश, तो क्या वो आसाम में भी नोटिफाइड होगा. अगर किसी डिजीज़ को हमने बिहार में नोटिफाई किया तो क्या वो गुजरात में भी नोटिफाइड होगा. सो ये ना डिटेल्स हम आज चेक करेंगे. जो भी नोटिफेबल डिजीज से रिलेटेड डिटेल्स हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीजेज नोटिफाइड हैं, नहीं हैं, कैसे नोटिफाई किया जाता है, किन बेसिस पर किया जाता है, क्राइटेरिया क्या होता है, ऑल सच डिटेल्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. देन द नेक्स्ट थिंग इज अ प्लेस विच वॉज मेंशन्ड ऑन वर्ल्ड मैप. जो न्यूज़पेपर में मेंशन था वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, कैट्सासीवू आइलैंड. कैट्सासीवू आइलैंड, इस आइलैंड का हमें लोकेशन जानना है. इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसका अगर कोई रेलेवेंस है तो वो जानना है हमें. देन अपतानी ट्राइब. अपतानी ट्राइब जो कि अपनी एक रिच लेगेसी, अपनी एक ट्रेडिशनल लेगेसी कैरी करती है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वी विल स्टडी दैट व्हाई दे वर मेंशन्ड इन द न्यूज़. क्यों ये न्यूज़ में मेंशन थे और इनसे रिलेटेड क्या बेसिक डिटेल्स हमें एग्जामिनेशंस के लिए मालूम रखने चाहिए वो. नेक्स्ट इज MTCR, मिसाइल टेक कंट्रोल रेजिम. मिसाइल टेक कंट्रोल रेजिम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के वजह से ये जो MTCR रेजिम है ये अगेन एक बार न्यूज़ में रहा. साइंस एंड टेक हो या फिर साइंस एंड टेक में डिफेंस वाला पार्ट हो, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में MCQ पूछने के लिए या मेंस में MTCR के बारे में भी कई बार रेफरेंसेस पूछे गए. सो वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ MTCR. देन अगेन वर्ल्ड मैप बेस्ड एक क्वेश्चन होगा ताइवान स्ट्रेट का. ताइवान स्ट्रेट जो अब नाम देखकर आपको थोड़ा तो आइडिया लग रहा है कि हियर वी विल डिस्कस इट इज़ रिलेटेड टू चाइना. चाइना के रिलेशन में हम ताइवान स्ट्रेट को देखेंगे. और इंडिया चाइना के रिलेशन गाइस देखो जिस तरह से चेंज हो रहे हैं ना, एंड अच्छा है दोनों देश के लीडर्स का, बाकी ऑफिसर्स का, है ना. एंड ऑब्वियसली ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि होने चाहिए. अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिलेशन होना ये पीस के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है. दैट्स वाई चाइना से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट हो गया या बाकी प्लेसेस हो गए, इनके ना एग्जामिनेशन में आने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. सो दैट वी विल डिस्कस. और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा. प्रीवियस ईयर डे के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपके 2 नए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे. सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर September 12 प्री सिक्योर. ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा. आगे एजेंडा को डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शेयर अ कोट विथ यू. एंड दिस कोट ये मैंने अपनी डायरी में लिख कर रखा था और मुझे आज कोइंसिडेंटली फिर से दिखा. जब एक हैबिट देखो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. डायरी का मैंने मेंशन किया ना, सो देयर इज़ एन हैबिट. एंड डायरी इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हार्ड कॉपी वाली डायरी. आप मोबाइल में भी अपने लिए, मोबाइल में टैब में अपने लिए एक नोट, क्या बोलते हैं उससे, नोटबुक होता है या बाकी कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हो. मैं उसी डायरी की बात कर रहा हूँ. शायद फिजिकल डायरी गुम हो जाती है. एक हैबिट देखो क्या बनाओ. सुबह उठने के बाद ना ट्राई टू रीड समथिंग. कुछ ना पढ़ने की आदत डालो. वो रीडिंग आप किसी नॉवेल से कर सकते हो. शुरुआत कोई नॉवेल पढ़ लो, है ना. कोई बढ़िया आपने ब्लॉग आपने सब्सक्राइब करके रखा है, आप ब्लॉग्स को स्टडी करो. न्यूज़पेपर रीडिंग तो ज़रूरी है ही, वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए भी, सिविल सर्विसेज के टीचर के लिए भी, और सिविल सर्विसेज से दूर देश दुनिया के बारे में जानकारी रखने के लिए भी. कल जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ा अच्छा कोट माओ का मिला. माओ द चाइनीज प्रेसिडेंट, जिनसे मिलने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे. एक बड़ा अच्छा कोट उन्होंने दिया था जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सी ऑफ करने आते हैं, दैट देयर इज़ नो ग्रेटर सॉरो देन डिपार्टिंग अलाइव एंड देयर इज़ नो ग्रेटर जॉय देन द फर्स्ट मीटिंग. तो वो खुश थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हुए कि पहले मीटिंग से, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और वो मीटिंग अच्छी जाती है तो उससे बड़ा जॉय कुछ नहीं होता है. ऐसे कोट ना आप अपने आंसर्स में ऐसे में यूज कर सकते हो. दैट्स वाई न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है. तो सुबह ना एक पढ़ने की आदत डाल लो. नोवेल, ब्लॉग, न्यूज़पेपर जो भी पढ़ो, अच्छा तुम्हारे अंदर ना ओवरऑल पर्सनैलिटी में बड़ा हेल्प करेगा.
एग्जामिनेशंस में तो हेल्प होना ही है, ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी। सो आज उन्हीं कोट को पढ़ते हुए, उसी डायरी को पढ़ते हुए मुझे एक कोट मिला जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट आवर विशेस आर द साइंस ऑफ एबिलिटीज वी ऑलरेडी हैव इनसाइड अस। कि हम जो विशेष करते हैं ना, चाहे वो विश आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, वो विश किसी और चीज़ को अचीव करने को लेकर हो, आपके गोल, आपके ड्रीम्स को लेकर हो, तो वो ना हमारे अंदर पहले से एक एबिलिटी होती है, उसी का ना हमें प्रिमोनिशन होता है, या उसी का ना जो एबिलिटी आपके अंदर छिपी है, वही एबिलिटी आपको वो विश मांगने के लिए, वो विश सोचने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। बस हम इसे रियलाइज नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात लोगों को समझाया था कि अभी जो भारत देश, अब स्वामी विवेकानंद जब लोगों को 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी के ड्यूरेशन में जब भारत में यूथ को मोटिवेट गाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि अभी ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है कि अंग्रेजों से भारत को आज़ादी चाहिए, अलग अलग हक चाहिए, स्वराज चाहिए, तो ये ना स्वराज की एबिलिटी जो है कि हम स्वराज हासिल कर सकते हैं, हम स्वराज हासिल करके अपने देश को चला सकते हैं मॉडर्न लाइंस पर, ये एबिलिटी हमारे अंदर पहले से है, एंड दैट्स व्हाई वी आर विशिंग फॉर स्वराज। तो वही चीज़ ना आपको यहाँ भी अपने अंदर भी लानी है कि आप जो भी विश करते हो ना किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बढ़िया एथलीट बनने के लिए, एक बढ़िया इंसान बनने के लिए, तो दैट एबिलिटी आर ऑलरेडी हाइडिंग इनसाइड यू, वो पहले से आपके अंदर छिपी है, आपको बस उसे हवा देने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज रिलेटेड टू नोटिफिएबल डिजीजेज। आप यहाँ पे देख सकते हो एक पीटीआई का न्यूज़पेपर का आर्टिकल, क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट दे वेलकम पार्लियामेंट्री पैनल प्रोपोजल, अभी प्रोपोजल है ना, पार्लियामेंट्री पैनल का प्रोपोजल है टू डिक्लेयर कैंसर एज नोटिफिएबल डिजीज इन इंडिया। जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला कि हम पार्लियामेंट्री पैनल के इस प्रोपोजल को बड़ा वेलकम करते हैं कि कैंसर को एक नोटिफिएबल डिजीज इंडिया में डिक्लेयर करना चाहिए। कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करने से क्या होगा, इससे कई बेनिफिट्स होंगे, बोथ फॉर द डॉक्टर्स कम्युनिटी एज वेल एज जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, उनके लिए भी, कि इनफ डाटा अवेलेबल रहेगा कि किस रीजन में पर्टिकुलर किस टाइप का कैंसर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या उसके रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल हैं। सो डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड पेशेंट्स दोनों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अब हम इनके डिटेल्स पर आते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा नोटिफिएबल डिजीज का। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नोटिफिएबल डिजीज इज लीगली रिक्वायर्ड to be reported to government authorities for the purpose of surveillance and outbreak prevention। जैसा मैंने बोला कि जब भी नोटिफाइड किसी डिजीज को नोटिफाई किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा है ना उसके सारे डिटेल्स अथॉरिटीज के साथ शेयर करने होंगे, जिससे डॉक्टर्स कम्युनिटी, रिसर्च कम्युनिटी सर्वेलेंस कर पाएगी और वैसा कोई भी आउटब्रेक, कोई भी स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सकेगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ डिजीज एज नोटिफिएबल includes factors such as severity, इंसिडेंस, कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि उस डिजीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल पर, कितना सीवियर है, कितना जल्दी वो कम्युनिकेबल होता है, कितना जल्दी स्प्रेड होता है, ये सारी चीज़ों को देखकर, इन क्राइटेरिया को देखकर तब उसे नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया जाता है। यस, इट इज करेक्ट। The list of notifiable disease is uniform across the country. Actually not uniform guys. एक डिजीज जो तमिलनाडु में नोटिफाई की गई है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कर्नाटक में भी नोटिफिएबल डिजीज में काम आएगी, क्योंकि अलग अलग रीजन में कई ऐसे टाइप की डिजीज होती है ना जो पर्टिकुलर डिफरेंट रीजन्स के पीपल के लिए एक यूनिक चैलेंज होता है कि उस रीजन के पीपल बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट और बिकॉज ऑफ सम यूनिक इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, अब जैसे कोल माइंस जिन रीजन्स में हैं वहाँ कोल माइंस में काम करने वाले जो लोग होंगे उनके अंदर लंग कैंसर की बीमारी हो सकती है, उन्हें टीबी की बीमारी हो सकती है, उन्हें बाकी और कोई डिजीज हो सकता है जो कोल माइन में काम करने की वजह से हो, तो दैट डिजीज वुड बी नोटिफाइड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। फिर वो जरूरी नहीं होगा ना कि वो गुजरात में जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन किया जा रहा है, कपास कल्टीवेशन किया जा रहा है, वहाँ भी वो नोटिफिएबल हो। सो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं होता है। सो 1 and 2 आर करेक्ट। ये चीज़ क्लियर है ना, यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगा। आओ अब इसे और डिटेल में देखते हैं नोटिफिएबल डिजीजेस के। सो पहला क्या है, नोटिफिएबल डिजीज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बिल्कुल, जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उस नोटिफिकेशन का फायदा कैसे होगा। इफेक्टिव नोटिफिकेशन अलाउज द अथॉरिटीज टू मॉनिटर द डिजीज एंड प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग फॉर पॉसिबल आउटब्रेक्स, जिससे कि जैसा मैंने बोला डॉक्टर्स कम्युनिटी जो मॉनिटर करेगी और पॉसिबल आउटब्रेक नहीं होगा तो जो पेशेंट्स होते हैं उन दोनों को रिलीफ मिलेगा।
That's why a notifiable disease is one for which regular and timely information regarding individual case is considered necessary for the prevention and control of the disease. कि वैसे डिजीज के लिए एक रेगुलरली टाइम बाउंड या टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पर भी। क्राइटेरिया क्या होंगे? इट इज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशंस, कि वो जो भी डिजीज है, जैसे अभी हम इस न्यूज़पेपर में किसकी बात कर रहे थे, कैंसर की, तो कैंसर इज रियली ए कंसर्न नॉट ओनली फॉर इंडिया बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात करें या बाकी नेशंस की बात करें। सो इंटरनेशनल या नेशनल कंसर्न का होना चाहिए। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंसेस उसके होने चाहिए, जो कैंसर के साथ भी है, टीबी के साथ भी है। सिविरिटी होना चाहिए, कम्युनिकेबिलिटी होना चाहिए, रिस्क इसका स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हो, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट हो, ये कैंसर का, टीबी का, इन सब चीज़ों का एक सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है। एज वेल एज वी मस्ट हैव द एविडेंस, सो कैन वी ड्रॉ द पैटर्न कि ये जो डिजीज है ये किस वजह से स्प्रेड हो रहा है, किस एज ग्रुप के लोगों के बीच स्प्रेड होता है, जिससे कि एक पैटर्न ड्रॉ किया जाएगा और उस एज ग्रुप के लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। ये सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नोटिफेबल डिजीज डिक्लेयर किए जाते हैं, ध्यान रखें इस बात को। और हम नोटिफेबल डिजीज की बात करें तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, ये मैंने तुमको समझाया। सेम कंट्री में भी वेरी करेगा बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन अर्बन रीजन एंड बिटवीन रूरल एरिया। अब जो अर्बन रीजन में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो गुवाहाटी हो जाए, चाहे वो पटना हो जाए, चाहे वो दिल्ली हो जाए, चाहे वो मुंबई हो जाए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक डिजीज़ का कंसर्न पता है क्या हो सकता है? कि इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा की। क्यों अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि एयर का जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी का इंडेक्स बड़ा ख़राब रहता है। बट अगेन अब वो हम गाँव में रहने की बात करें तो गुड़गांव की बात नहीं करेंगे, गुड़गांव गांव नहीं है, वहाँ तो वैसे ही पॉल्यूशन है। हम किसी भी रूरल एरिया की बात करें या इवन अर्बन रीजन में भी सेमी अर्बन की बात करें, या जैसे अभी मैं शिवसागर गया हुआ था तो मुझे वहाँ सबसे अच्छी बात है क्या लगी, द एनवायरनमेंट दैट्स वेरी क्लीन, काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट लोग वहाँ रह रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर बिग अर्बन सिटीज़, बड़े अर्बन सिटीज़ के कंपेरिजन में, है ना। या हम कोहिमा की बात कर लें, राइट, ये भी अर्बन सिटी है बट फिर भी बेटर एनवायरनमेंट है वहाँ पर एज कम्पेयर टू दीमापुर। दीमापुर में काफ़ी पॉल्यूशन है, कोहिमा काफ़ी बेटर है। या बाकी हम अपने अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग रीजन्स के गाँव की बात करें तो वहाँ पे ये अस्थमा जैसे इश्यूज, ए पुअर एयर क्वालिटी के वजह से जो हमें जो भी ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं वो ब्रीथिंग इश्यूज नहीं होंगे। सो अर्बन एंड रूरल का डिफरेंसेस भी रहता है। कौन कौन से डिजीज आपको नोटिफेबल डिजीज में दिखेंगे? तो कॉलरा हो गया। अब ये कॉलरा वाला जो डिजीज है ये रूरल रीजन में स्प्रेड हो सकता है, या ये उस रीजन में स्प्रेड होगा जहाँ पे क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। टीबी है, एड्स है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, लेप्रेसी है, मेनिंगाइटिस है, प्लेग है, मिसल्स है। सो अलग अलग डिजीज अलग अलग रीजन में नोटिफाई हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की होगी? तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, डायग्नोस्टिक लैब की, साथ ही साथ लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट की, लोगों की, वो अपडेट करें। हमारे स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल हो पाएगा कि हम किसी भी डिजीज को नोटिफाई कर सकें, एंड नोटिफाई करने के साथ उससे रिलेटेड जो भी एनफ डाटा हो सके, जो भी ट्रेंड कैलकुलेशन के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल हो, सो दैट वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दैट डिजीज। तो ये पूरा डिटेल आपको ना मेंस के आंसर लिखने में बड़े अच्छे से काम आएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज कर्टसैट हीबू आइलैंड। कैटसैट ईवू आइलैंड कहाँ पर है? थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, तुम इसको देख लेना फिर से। कैटसैट हीबू पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट डिसैनिक विजिट्स कैटसैट हीबू प्लेजेस टू सेफगार्ड श्रीलंकन टेरिटोरी। अब एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि ये जो आइलैंड है कैटसैट हीबू आइलैंड, कैटसैट हीबू ही इसे प्रोनाउंस किया जाएगा या कैटसैट हीबू प्रोनाउंस किया जाएगा। ये कौन सी टेरिटोरी की बात हो रही है? श्रीलंकन टेरिटोरी। इसका मतलब इसका इंडिया के साथ ज़रूर कुछ रिलेशन होने वाला है ना। द अपेरेंट रेफरेंस टू कैटसैट हीबू ड्रू इमीडिएट अटेंशन इन लोकल तमिल मीडिया इन द वेक ऑफ एक्टर विजय's रिसेंट रिमार्क्स एट ए पॉलिटिकल रैली इन मदुरई दैट कैटसैट हीबू मस्ट बी रिट्राइव्ड। अब ये जो एक्टर विजय नाम के ये जो एक्टर हैं, ये अब अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और इंडिया में एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान जाकर अपना पॉलिटिकल कैरियर अगर स्टार्ट करे, लोग उसके पीछे कम आएंगे। बट ये जो एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं जो फिल्मों में हीरो बनने का काम करते हैं, लोगों को इनके पीछे भागने की आदत होती है, और इसलिए फिर आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव भी वैसा ही मिलता है। ये बात पता नहीं लोग कब समझेंगे। खैर, इन्होंने अपने किसी पॉलिटिकल रैली में क्या स्टेटमेंट दे दिया? दैट कैटसैट हीबू मस्ट बी रिट्राइव्ड। ये रीजन को फिर से रिट्राइव करना है। अब ये रिट्राइव करना है नहीं करना है, ये भाई तुम्हारा काम नहीं है।
आप फिल्मों में एक्टिंग करो, ये बात छोड़ो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, वो देखेगी इस चीज़ को। दो देशों के बीच के रिलेशंस कैसे बेहतर रखने हैं, कैसे बेहतर बनाने हैं, वो इन फिल्मी एक्टर्स को क्या पता, जिन्होंने जो स्क्रिप्ट पे ये काम करते हैं उस स्क्रिप्ट की डिटेल्स भी इन्हें नहीं मालूम होती। इनको हिस्ट्री नहीं मालूम होगी इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की, क्या ही बात करेंगे ये। खैर, ये न्यूज़ में रहा कैटसेट हिबू, हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है कैटसेट हिबू आइलैंड। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज ए स्मॉल uninhabited island located in the Pak Strait, situated closer to Sri Lanka than to the Indian mainland। ये जो हमारा कैटसेट हिबू आइलैंड है, ये पाक स्ट्रेट वाले रीजन में, यहाँ ये देखो मैप, ये देखो मैप, ठीक है, ये पाक स्ट्रेट वाले रीजन में पड़ेगा। एंड इट इज मोर क्लोजर, ये कैटसेट हिबू, एक मिनट देखो, इसको मैं तुम्हें और हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ये दिख रहा है, ये कैटसेट हिबू आइलैंड, ये श्रीलंका के काफ़ी क्लोज पड़ता है। ये जाफना वाला रीजन हो गया है ना, तो श्रीलंका के काफ़ी क्लोज है, इंडिया के भी क्लोज पर है, बट मोर क्लोज टू श्रीलंका कैटसेट हिबू आइलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हो रामेश्वरम का पॉइंट है, धनुषकोडी का पॉइंट हो गया। तो ये एक थोड़ा डिस्प्यूटेड रीजन है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये एक एक्टर का स्टेटमेंट है, बस न्यूज़ में रहा तो इसके वजह से हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा क्या, द आइलैंड होस्ट अ कैथोलिक श्राइन डेडिकेटेड टू सेंट एंथनी which is visited by both Indian and Sri Lankan fishermen during an annual festival exempt from visa requirements। मतलब इस आइलैंड पे एक चर्च है जिसको सेंट एंटनी को डेडिकेट किया गया है, एंड दिस इज विजिटेड बाय बोथ द श्रीलंकन एंड इंडियन पीपल विदाउट हैविंग वीजा, वीजा रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। यस, दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हुए, ठीक है। आप यहाँ पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिशानियाके और फिशरीज मिनिस्टर को देख सकते हो जो मीटिंग कर रहे हैं कैटसेट हिबू आइलैंड पर। चलिए, तो ये लोकेशन रहा कैटसेट हिबू आइलैंड का। हम इसके डिटेल्स देखें, जिस कैथोलिक चर्च की मैं बात कर रहा था, ये रहा कैथोलिक चर्च डेडिकेटेड टू सेंट एंथनी। सो ओवरव्यू की बात करें तो ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, बहुत कम ही पॉपुलेशन यहाँ पे रहती होगी, दैट्स वाई अनइनहेबिटेड आइलैंड कह रहे हैं। 285 एकर्स का पाक स्ट्रेट वाले रीजन में पड़ता है, 33 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम जाफना एंड क्लोज टू रामनाथापुरम, तमिलनाडु। एग्रीमेंट्स की बात करें तो एज पर 1974 एंड 1976 पैक्ट्स, राइट, इंडिया जब हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इंदिरा गांधी थी, तो इंडिया अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज श्रीलंका सॉवरेनिटी एंड गेव अप ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। तो ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। अब उन एक्टर को कौन समझाए कि भाई थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक चीज़ है, वो पढ़ाई कर लो, और ये ऐसे स्टेटमेंट तुम खुद से ना दिया करो, ये रहने तो भारत सरकार पर। अब इसमें कोई चेंज करना है नहीं करना है वो भारत सरकार देखेगी। खैर, एक्टर के जो भी फैन है भाई, तुम लोग नाराज़ नहीं होना, और नाराज़ हो भी रहे हो तो पहले समझ जाओ ऐसे नाराज़गी से काम नहीं चलेगा, है ना। रिलीजियस साइट की बात करें तो दिस इज होम टू सेंट एंथनीज कैथोलिक चर्च, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे वीजा वेवर है, मतलब बिना वीजा के आप इसको विजिट कर पाएंगे। इकोलॉजी दो बैरन एंड अनसेटल्ड, अनइनहेबिटेड है तो बिल्कुल अनसेटल्ड है, ज़्यादा लोग रहते नहीं है, बट स्टिल अ रेस्टिंग पॉइंट फॉर फिशरमैन एंड सपोर्ट द मरीन बायोडाइवर्सिटी। पाक स्ट्रेट में है तो मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है। फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट्स पर आते हैं तो मेनी टाइम्स तमिलनाडु फिशरमैन एंड श्रीलंकन वाटर्स, श्रीलंकन फिशरमैन, इनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जिनके वजह से कई अरेस्ट भी किए जाते हैं। गवर्नमेंट इनको फिर आपस में बातचीत करके सुलझा लेती है। बॉटम ट्रॉलिंग इशू होता है, इंडियन ट्रॉलर्स जो होते हैं, इंडियन बॉटम ट्रॉलर्स जो बैंड है श्रीलंका में, बट फिर भी सिंस इंडियन ट्रॉलर्स उस रीजन में जाते हैं, दैट्स वाई ये भी एक ना कॉन्फ्लिक्ट का या डिस्प्यूट का इशू रेगुलरली बना रह जाता है। पॉलिटिकल डिमांड्स की बात करें तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब इनका नहीं, ये पुराना है कि तमिलनाडु हर रीजन में देखो क्या होता है, लोकल पॉलिटिक्स ना कुछ ऐसे मुद्दों पर डिपेंडेंट होती है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। अभी कल हमने देखा कि इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज हेयर इन इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके साथ एक बड़ा हिस्टोरिकल पैक्ट साइन किया, बट इट वॉज पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। जिस तरह से उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे, ट्विटर पर आकर जिस तरह से क्रिटिसाइज किया, दैट वाज नॉट गुड। ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक बड़े ही महीन धागे से, एक बड़े ही फाइन थ्रेड से बुना जाता है, और एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर का ऐसा स्टेटमेंट देना, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था बड़े डिस्प्यूटेड लैंग्वेज में, वो ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है। सो देयर दे शुड पे अटेंशन।
तमिलनाडु में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में दे ट्राई टू मेक ए स्टेटमेंट जो श्रीलंका के साथ या मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस को अफेक्ट करता है। ओके, ऑफिशियल पोजीशंस की बात करें तो इंडिया क्लैरिफाइड इन 2013-14 दैट नो सोवरेन टेरिटोरी वाज सीडेड सिंस द आइलैंड वाज डिस्प्यूटेड नॉट फुल्ली अंडर इंडियाज कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 में ये डिक्लेयर किया, हालांकि ये 2013-14 का है, उसके बाद के डेवलपमेंट में अभी काफ़ी चेंजेस होने हैं, कि हमने कोई ये टेरिटोरी ऑफिशियली सीड नहीं की थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो बोला था, जो हम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रिकॉग्नाइज किया था श्रीलंका के सॉवरेनिटी का, स्पेशली इंडिया के फिशिंग राइट्स को छोड़ दिया था, बट इट डज नॉट मीन कि इंडिया हैव सीडेड दिस टेरिटोरी टू श्रीलंका। सो ऑफिशियल पोजीशन भी 2013-14 में है, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। पर भारत सरकार इस छोटे से टेरिटोरी के लिए ये ना तो कुछ उतना स्ट्रेटजिक लोकेशन बन पाता है, और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन बेहतर होने ज़्यादा ज़रूरी हैं एज कम्पेयर टू दिस डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसके ऊपर कोई ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा इसके रिकॉग्निशन के लिए, डी रिकॉग्निशन के लिए ध्यान नहीं दे रही। चलो, नेक्स्ट है अपतानी ट्राइब। Apatani tribes, as you can find them in the northeastern part of India, especially in the Arunachal Pradesh region. So here the Hindu is discussing the vanishing practice of Apatanis. आप यहाँ देख सकते हो women को, and these women they are carrying a very popular traditional practice of having facial tattoo and wooden nose plugs. नाक में जैसे लड़कियाँ औरतें नाक में जो पहनती हैं मेटल का बना हुआ, गोल्ड का बना हुआ, है ना, क्या कहते हैं उसे, नोज पियर्सिंग करवाकर, तो यहाँ एक स्पेशल टाइप का नोज प्लग पहना जाता है जो वुडन का बना हुआ होता है, इवन माइट बी समटाइम्स मेड अप ऑफ मेटल भी। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है अपतानी विमेन का, हु आर फाउंड स्पेशली इन जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश रीजन। तो ये जो ट्रेडिशन है ना, ये बस ओल्डर विमेन ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया कि ये जो प्रैक्टिस था नोज पियर्सिंग का या नोज टैटू का, नोज प्लग का, फेशियल टैटू का, अब ये धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। अब बात ये आती है कि क्या ये जो यंगर गर्ल्स हैं, यंगर वुमेन हैं, दे शुड ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड दिस प्रैक्टिस और नॉट। तो फिर इस प्रैक्टिस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर टुडे। ये आज के लिए ये डिबेट का टॉपिक है। हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द अपतानी पीपल आर प्रीडोमिनेटली सेटल्ड इन द जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्पीक अ डायलेक्ट बिलोंगिंग टू द टिबेटो-बर्मन लैंग्वेज फैमिली। यस, इट इज करेक्ट। यू कैन फाउंड द पीपल हियर इन जीरो वैली रीजन अरुणाचल प्रदेश, वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन अरुणाचल प्रदेश. Second, they are followers of Buddhism faith? No, they are not predominantly followers of Buddhism faith. The Zero Valley inhabited by the Apatanis has been proposed for UNESCO World Heritage status for its unique traditional ecological practices. That's the beauty of a tribe in India. Especially जैसे हम अपटानी ट्राइब की बात कर रहे हैं तो इनकी भी एक ब्यूटी है, एक स्पेशलिटी है कि इनके जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं ना, वो इकोलॉजिकल राइट्स को भी, इकोलॉजी को भी रिस्पेक्ट करते हैं. एंड दैट्स वाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भी इसको प्रपोज किया गया है. ध्यान दो, अभी प्रपोज किया गया है, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है. सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. बुद्धिज्म प्रीडोमिनेटली फेथ नहीं है, सो 1 and 3 आर करेक्ट हेयर. और अब हम डिटेल्स देखते हैं अपटानी पीपल का. देन व्हाट वी फाइंड दैट ये यू विल फाइंड दिस पीपल स्पेशली इन जीरो वैली. बाकी भी अरुणाचल प्रदेश के दूसरे रीजन्स में मिलेंगे, बट स्पेशली इन जीरो वैली, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दे स्पीक अ तिब्बतो-बर्मन फैमिली लैंग्वेज, जिसे हम तानी लिंग्विस्टिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उस ग्रुप के लैंग्वेज को बोलते हैं. बिलीफ सिस्टम की बात करें तो पैगनिस्टिक फेथ वर्शिपिंग द सन एंड द मून, जिसे हम आयो दैनी एंड अटाओ पीलो के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ये इनका मेन बिलीफ सिस्टम है. बुद्धिज्म नहीं, सन की वर्शिप करना एंड मून की वर्शिप करना, ये इनका मेन बिलीफ सिस्टम हो जाएगा. मतलब नेचर वर्शिप, ट्राइबल सोसाइटी है तो नेचर वर्शिप हो जाएगी. फेस्टिवल्स की बात करें तो ड्री विच इज अ फेस्टिवल फॉर good harvest and prosperity, Meoko which is a festival for friendship and bond, along with Yapung and Murung. These are the famous festivals which are being celebrated by the Apatani people. इन festivals का नाम आप याद रखो कि ये festivals अपतानी ट्राइब्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है ना. कौन कौन से, फिर से मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ, ड्री, म्योको, यापुंग एंड मुरुंग. ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो प्रपोज किया जा चुका है, प्रपोज किया गया है, अगेन बोल रहा हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए.
और यूनिक फीचर्स पर आए हम अपटानी ट्राइब के बाकी यूनिक फीचर्स पर, तो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इनकी किन से मिलती है? फेशियल टैटू एंड वुडन नोज पियर्सिंग, वुडन नोज प्लग से। सस्टेनेबल फार्मिंग की प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग, मतलब राइस फील्ड में ही, राइस फील्ड हो गया, इसी राइस फील्ड में क्या हुआ? फिशरीज भी चल रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन है ना, टेरेस्ट फील्ड ग्रोइंग राइस वैरायटी, डिफरेंट टाइप की राइस वैरायटी टेरेस फार्मिंग के थ्रू, राइट, ये इनका एक सस्टेनेबल फार्मिंग का प्रैक्टिस होता है। विविंग ट्रेडिशन के लिए भी ये सोसाइटी, ये ट्राइबल ग्रुप जाना जाता है, इनके यूनिक विविंग पैटर्न्स के लिए, यूनिक विविंग ट्रेडिशंस के लिए इनको जाना जाता है। बैम्बू कल्चर इज ऑल्सो पॉपुलर अमंग देम। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बैम्बू कल्चर एक बड़ा यूनिक पार्ट है। कल भी हमने मेंस के क्लास में ये डिस्कस किया था दैट हाउ बैम्बू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो कल्चरल पार्ट एज वेल एज इकोनॉमिक पार्ट ऑफ आसाम। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी इनका इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनके जो कम्युनिटी सिस्टम है, दे मेंटेन द सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड विलेज इंस्टीट्यूशंस फॉर कंजर्वेशन एंड कल्चरल कंटिन्यूटी। मतलब कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, ट्राइब्स के अंदर जो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, ये खुद ही इंश्योर करता है कि फॉरेस्ट्स में या विलेज रीजन्स में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, दे इंश्योर इट। ये यूनिक फीचर्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, MTCR। व्हाई दिस इज मेंशन्ड इन द न्यूज? बिकॉज डोनाल्ड चचा क्या बोल रहे हैं दैट टू इंटरप्रेट री इंटरप्रेट 1987 मिसाइल ट्रीटी टू सेल हेवी अटैक ड्रोन्स अब्रॉड। अब ट्रम्प चचा बोल रहे हैं कि भैया हमको जो ड्रोन्स हैं उनको हमको बाहर बेचना है। इनका तो मेन काम यही रहता ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने इसी वजह से पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट में भी, ताकि अपने वेपन्स या अपने जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं उसको दूसरे कंट्री को बेच सकें। अभी भी अमेरिका ये चाहती है, इनकी एक पॉलिसी देखो, अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि वर्ल्ड में ना डिस्टर्बेंस बना रहे। जब डिस्टर्बेंस बना रहेगा तो इनके वेपन्स, इनके ड्रोन्स वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें बिकती रहेंगी। दैट्स वन ऑफ देयर पॉलिसी। चलिए MTCR की अब बात करें इससे रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दैट इट्स UN एजेंसी एम्ड एट प्रिवेंटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड UAV टेक्नोलॉजीज फॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक्चुअली इस पॉलिसी का पर्पस यही है कि मिसाइल्स एंड UAVs जो कि वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन से, उनका ज़्यादा प्रोलिफरेशन नहीं हो, ज़्यादा उनका स्प्रेड नहीं हो। पर ये UN एजेंसी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पर्पस क्लियर है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो UAV हो, है ना, चाहे वो छोटे ड्रोन्स, हेवी ड्रोन्स हो, ठीक है, चाहे वो मिसाइल्स हो, इनका प्रोलिफरेशन नहीं हो, ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। लेकिन UN एजेंसी नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। दिस इज इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, नॉट ए UN एजेंसी। ओके, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ MTCR इन 2016। यस, इंडिया भी इसका मेंबर है, याद रखो। The regime was originally established in 1987 by Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and the United States. Yes, all these have been came together in 1987 to make MTCR. So 2 and 3 are correct here. India भी इसका पार्ट है since 2016, इसको याद रखिएगा। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो US एयरफोर्स MQ-9 रिपर ड्रोन का, जिसके सेल की बात हो रही है, क्योंकि ये जो चेंज होगा इट वुड अलाउ द पोटेंशियल सेल ऑफ 100 दिस ड्रोन टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया को ऐसे 100 ड्रोन्स बेच पाएगी यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, चलिए MTCR रेजिम की हम बात करें। MTCR रेजिम की हम बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, जिससे कि सारे देश जो भी इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो दे इंश्योर कि ऐसे किसी भी हेवी जो भी इनका वेपन सिस्टम है, इसका सेल, इसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो। फॉर्मेशन 1987 में हुआ बाय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम अलॉन्ग विथ यूनाइटेड स्टेट्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स एंड अदर मिसाइल्स, अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब डोनाल्ड चाचा बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हमको मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बेचने हैं, तो बेचने हैं तो MTCR में चेंजेस करना होगा। ठीक है जी। 1993 में इस ग्रुप को ब्रॉड किया गया और स्प्रेड किया गया टू इंक्लूड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स एज वेल एज। ठीक है, कि जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स कैपेबल मिसाइल्स होंगे या केमिकल वेपन्स वाली मिसाइल्स होंगी, उनका भी सेल नहीं हो पाएगा। करेंटली 35 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, इंडिया भी 2016 से है ना। इंडिया बिकेम द 31st मेंबर इन 2016। मेंबर स्टेट्स जो होते हैं दे एग्री टू इम्पोज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन मिसाइल्स एज वेल एज UAVs एज वेल एज अदर टेक्निकल कंपोनेंट्स, जो कुछ भी इस मिसाइल्स को या ऐसे मिसाइल्स या ऐसे वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इनको। पहला कैटेगरी क्या होता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड वेपन्स,
मतलब मिसाइल्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ वॉरहेड वेइंग 500 किलोग्राम और रेंजेज एक्सीडिंग 300 किलोमीटर। तो जो भी मिसाइल्स होंगे जो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकेगा, चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल हो, या फिर 300 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी रेंज होगी, वो कैटेगरी 1 में आएगा जिसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। दूसरा होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है, लेस सेंसिटिव सच एज प्रोपोल्शन एंड लॉन्च कंपोनेंट्स मिसाइल सिस्टम विथ अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 300 किलोमीटर। तो ये कैटेगरी 2 वाला होता है जिसमें ज़्यादा डिस्क्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन के, सिंस द एग्रीमेंट इज नो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये भी याद रखो, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो जब लीगली बाइंडिंग नहीं है ना, तो इस केस में जब भी डिसएग्रीमेंट होगा, तो जो भी डिसएग्रीमेंट होने के बाद डिफरेंट नेशंस ने साथ में आकर, अब यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, बाकी 35 टोटल ऐसे जो नेशंस हैं, ये साथ में आकर इस रेजिम को डेवलप कर रहे हैं। सो इफ़ किसी भी पार्टी अगर इसको डिसएग्री करेगी तो ये डिफरेंसेस उन पार्टी के रिलेशंस में दिखेगा जो म्यूचुअल कंसेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई लीगल रिपर्कशंस इसका होगा नहीं। ये इसका ना एक वीकनेस भी काउंट किया जा सकता है, दिस इज अ वीकनेस, दिस इज अ फ्लॉ, कि इसका लीगल बाउंडिंग नेचर नहीं है। हालांकि लीगल बाउंडिंग नहीं है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी साइन किया, या बाकी नेशंस भी इसके अंदर आते हैं, बट लीगली बाइंडिंग नहीं होने की वजह से ये वीक पड़ जाता है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट क्यों भाई, बिकॉज अच्छा ये मैप देख लो ताइवान स्ट्रेट का, आप ये ताइवान स्ट्रेट देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी जिससे आजकल थोड़े प्यारे रिलेशन बनने वाले हैं, चाइना, वो है, और इधर ताइवान है, ये ताइवान स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, द हिंदू क्या बोल रहा है, चाइना क्रिटिसाइजेज ऑस्ट्रेलिया कैनेडा वॉरशिप्स इन द ताइवान स्ट्रेट। चाइना बोला कि अबे ऑस्ट्रेलियंस को और कैनेडियंस को कि भाई तुमने अपने व्हाट्सएप कैसे भेज दिए यहाँ पे, हमको पसंद नहीं है ये। तो जब चाइना ने ये बोला, हमने बोला ठीक है तुमको पसंद है या नहीं है, हम ताइवान स्ट्रेट की बात कर लेते हैं भाई, हमारे यूपीएससी में या बाकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, द ताइवान स्ट्रेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ताइवान फ्रॉम कॉन्टिनेंटल एशिया। यस, ये मैप अगेन फिर से देखो, ताइवान स्ट्रेट, ये जो ताइवान है इसको मेन कॉन्टिनेंटल एशिया से, ये जो मेन कॉन्टिनेंटल एशिया वाला पार्ट है इस साइड जो पड़ेगा, चाइना और बाकी मेन कॉन्टिनेंटल एशिया, ताइवान को सेपरेट करता है ये स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या, इट कनेक्ट्स द साउथ चाइना सी इन द साउथ वेस्ट विद द ईस्ट चाइना सी इन द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा भैया देखे जरा मैप, सो यस इट कनेक्ट्स द साउथ चाइना सी विद द ईस्ट चाइना सी, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यस कनेक्ट कर रहा है। मात्सू आइलैंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मात्सू आइलैंड, इसको भी जरा ध्यान दो, मात्सू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में पड़ रहा है, मात्सू आइलैंड है ना, और ये ताइवान के इस साइड में, साउथ ईस्ट के साइड में फिलीपींस सी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, राइट। अब हम और डिटेल में देखते हैं भाई ताइवान स्ट्रेट के। सो ताइवान स्ट्रेट जिसका एक दूसरा नाम है फोर्मोसा स्ट्रेट, फोर्मोसा मई हाई स्ट्रेट आ गया, फोर्मोसा, फोर्मोसा स्ट्रेट, इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंटल एशिया एंड द मेन लैंड ऑफ ताइवान, जैसा हमने मैप में देखा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ चाइना सी थ्रू द ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी के बीच का ये जो डिफरेंस है इसको मेकअप करने का काम ताइवान स्ट्रेट करता है। बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो इट रन्स बिटवीन द कोस्ट ऑफ फुजियन प्रोविंस एंड द आइलैंड ऑफ ताइवान। एवरेज विड्थ कुछ ज़्यादा नहीं है, 180 किलोमीटर की एवरेज विड्थ है। एशियन कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाले पार्ट में ये पड़ता है, जैसा हमने देखा कि ये मेन लैंड कॉन्टिनेंटल एशिया है और इधर हमारा ताइवान पड़ता है, तो इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। रिलेटिवली सैलो पार्ट है, ज़्यादा डेप्थ इसकी है नहीं, ठीक है। इसके और हम बाकी डिटेल्स की बात करें तो जो बिगेस्ट आइलैंड होगा ताइवान स्ट्रेट में, इसका नाम है पेंगू, ठीक है, जिसको हम पेस्कोड्रोस भी बुलाते हैं। ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ताइवान स्ट्रेट का। इसके अलावा जियामेन एंड पिंगटान आइलैंड्स भी हैं विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब ताइवान स्ट्रेट में ये जियामेन एंड पिंगटान आइलैंड्स जो हैं इस पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का रूल चलता है। अदरवाइज पेंगू, किनमेन एंड मात्सू दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान के कंट्रोल में है। द स्ट्रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन चाइना। चाइना में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड के रूप में भी जाना जाता है ताइवान स्ट्रेट।
अच्छा, यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल, कल भी मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्लासेस। पहले के कुछ क्लासेस मैं तुम सबके लिए फ्रीली अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कैसे अप्रोच कर सको ये आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे ही क्लास का शेड्यूल प्रिपेयर होगा ये आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्लास का शेड्यूल और किस तरह से आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जानने के लिए यू कैन कॉल ऑन द इंक्वायरी नंबर और यू कैन डायरेक्टली मीट अस एट द सेंटर। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो कल जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था ईविया आइलैंड के ऊपर। आप ये देखो, ईविया या यूबिया आइलैंड यहाँ पर रहा है, एगियन सी वाले पार्ट में है। ये रहा ग्रीस, ये रहा टर्की और यहाँ है यूबिया आइलैंड। सो इट इज लोकेटेड इन एगन सी। यस करेक्ट, पहला करेक्ट है। ये ना बस ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल ग्रीस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाय द यूबियन स्ट्रेट। यस, यूबियन स्ट्रेट सेंट्रल ग्रीस, यूबियन स्ट्रेट जो होता है वो इसको सेंट्रल ग्रीस से सेपरेट करता है। करेक्ट। इट लाइज इन द आयोनियन सी। नहीं भाई, आयोनियन सी यहाँ है, यूबिया यहाँ है, गलत। एंड शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द पेलोपेनीसा रीजन। गलत स्टेटमेंट्स है ये। 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, सिर्फ 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स है ना। अगेन एक बार मैं फिर से स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ताकि तुम यूबिया आइलैंड या ईविया आइलैंड का लोकेशन एगन सी ग्रीस के कंपैरिजन में कहाँ पर है ये देख सको। आयोनियन सी इसके अपोजिट साइड में पड़ती है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था BIS से रिलेटेड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। यस, इट इज करेक्ट। 2016 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। केम इनटू इफेक्ट इन 2017। 2017 से ये इफेक्ट में है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। बाकी इसके रीजनल ऑफिस इंडिया के कई पार्ट्स में हैं। इसको हम इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी भी बुलाते हैं गाइज, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेकंड स्टेटमेंट था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, वो गलत हो गया क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके प्रेसिडेंट होंगे। थर्ड, इट वॉज फॉर्मली नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। यस, इसको पहले ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता था। ISI का फॉर्मेशन 1860 में हुआ था, बट 2016 से इट इज नोन एज बेटर एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से इसे जाना जाता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज WTO TBT, मतलब एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड के इंडिया का इंक्वायरी पॉइंट भी है। अर्थात कहने का मतलब देखो क्या हुआ कि इंडिया में जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब उन प्रोडक्ट्स की टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कैसी होंगी एज पर WTO, वो डिसाइड करने का काम कौन करता है या वो एंश्योर करने का काम कौन करता है? BIS करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो 1 and 3 आर करेक्ट हेयर। ओके, अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। पहला प्रैक्टिस कौन सा है? अर्थक्वेक्स के डिटेल्स पर, कि सेलो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, डीपर अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, एपी सेंटर क्या होता है, वगैरह वगैरह। एंड यू नीड टू फाइंड द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट मत ढूंढ लेना, नॉट करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जर्मनी विजिट से रिलेटेड, बिकॉज ये न्यूज़पेपर में मेंशन था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जर्मनी विजिट से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, दो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके हो गए आज के। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विजिट, दूसरा अर्थक्वेक। अब मंडे टू फ्राइडे का ये जो प्री सिक्योर का सेशन है, अब फ्राइडे के बाद हम प्री सिक्योर के सेशन में कब मिलेंगे गाइज? मंडे को सीधे मिलेंगे। बट तब तक के लिए आपको करना क्या है, एक बार मैं फिर से सबको समझा दे रहा हूँ। आज तो ये सेशन आप देख लोगे, फिर मंडे टू फ्राइडे का जो प्री सिक्योर का सेशन हुआ, इसको रिवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तुम जो बोलते हो ना कि सर हम भूलते जाते हैं, तो भूलो मत गाइज, रिवाइज करो ना। सैटरडे संडे इसलिए तो दिया हूँ मैं कि तुम रिवाइज करो सैटरडे संडे मिलाकर, फिर उसके बाद मंथली कंपाइलेशन से रिवाइज करो। कैसे भूलोगे? नहीं भूलोगे फिर। दैट्स वाई सैटरडे संडे का गैप दिया जा रहा है, इसको रिवाइज के लिए यूज कीजिए। फिर हम लोग प्री सिक्योर के सेशन में मंडे को मिलेंगे। टिल देन स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपरली, टेक केयर, जय हिंद।